नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईआरसीपी के मुद्दे की। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को लेकर अब इन दिनों राजस्थान और केंद्र में राजनीति गरमाई हुई है। राजस्थान सरकार बीते लंबे समय से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस परियोजना का दर्जा मिल जाता तो केंद्र सरकार की तरफ से इस परियोजना को मूर्त रूप देने में भागीदारी बढ़ जाएगी और इसका सीधा फायदा राजस्थान के 13 जिलों की जनता को मिलेगा। असल में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य राजस्थान की चंबल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध और उसकी सहायक नदियों के बरसात के पानी का संचय करना है। इन नदियों के पानी को बनास, बाणगंगा, मोरेल, गंभीर और पार्वती नदियों में पहुंचाया जाएगा। ईआरसीपी योजना के तहत साल 2051 तक इन नदियों के पानी का उपयोग राज्य के 13 पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले की पेयजल और औद्योगिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ईआरसीपी योजना का लाभ प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा। इनमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर जिले शामिल हैं। योजना के तहत इन सभी जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही 26 कई बड़ी माध्यमिक परियोजनाओं के माध्यम से कुल 2,08,000 हेक्टेयर के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 13 जिलों की करीब 3.5 करोड़ लोगों को पेयजल मिल सकेगा। इस योजना की लागत 40,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। पूर्वी राजस्थान नहर योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 फरवरी 2020, 9 जुलाई 2020, 14 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020, 26 अक्टूबर 2020 और 27 जनवरी 2021 को पीएम मोदी को पत्र भेजकर कई बार आग्रह किया। इसके अलावा भी लगातार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए राजनीतिक प्रयास होते आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के पीछे सबसे अहम कारण यह है कि यदि ये राष्ट्रीय परियोजना में शामिल हो जाती है तो प्रदेश को 10% और केंद्र को 90% रकम खर्च करनी होगी। यदि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिलता तो राजस्थान सरकार को 75% रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को लेकर राज्य सरकार को जोरदार हमला बोला। शेखावत का कहना है कि यदि राजस्थान सरकार ईआरसीपी के प्रस्ताव को संशोधित कर केंद्र सरकार को आज भेज दे तो महीने में इसे लागू करवा दिया जाएगा। वहीं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश के किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस विषय को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो ईआरसीपी को लेकर आखिर गेंद किसके पाले में है और सबसे अहम बात यह कि राजस्थान के 13 जिलों को आखिर कब पानी मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में अगर पानी का संकट सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में होता है तो वो है राजस्थान, जहां पर लोग पानी के लिए मीलों सफर तय करते हैं, तब जाकर एक आध मटका भर पाता है। कई बार तो पानी के चलते लोग आपस में झगड़ लेते हैं और जिसकी वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। पानी की इतनी किल्लत कि लोग अब पीने के पानी के लिए भी तरस गए हैं। कई जगह ऐसी जहां पर गंदा पानी मिलता है, लोग उसे ही गर्म करके पीते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर ईआरसीपी योजना का 13 जिलों को लाभ मिलेगा तो आखिर क्यों नहीं इसे जल्द शुरू कर दिया जाता। इसी के साथ आपको बता दें कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। राजस्थान के 13 जिले हैं जिन्हें इस परियोजना का लाभ होगा। तो इस योजना की लागत 40,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि 13 जिले राजस्थान के हैं जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ पहुंचेगा। झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल है।
ईस्टर्न कैनाल है वो बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। यकीन है कि तीनों साथी उस मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था राजस्थान की जनता से निभा नहीं रहे हैं, जोर देंगे जिसे 13 जिलों में पानी का संकट समाप्त हो, 2 लाख हेक्टेयर जमीन का सिंचाई का साधन हमें मिल सके, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, गजेंद्र सिंह जी की आदत है बिना सोचे विचारे दावा करते हैं, बिना सोचे विचारे बयानबाजी करते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि अब तक राजनीति है, क्योंकि मेरे सामने मंच पर उन्होंने कहा था कि अजमेर में अगर ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी कहा हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर में, जयपुर में, दोनों में ईआरसीपी की बात की थी। अजमेर में तो लगभग 2.5 मिनट के अपने उन्होंने 2.5 मिनट तक अपने उद्बोधन में ईआरसीपी को लेकर बात की, ईआरसीपी की उपयोगिता बताई और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का उन्होंने वादा किया। इसके बाद भी, इतने दावे के बाद भी गजेंद्र सिंह जी राजनीति में बने हुए हैं, ये मेरे लिए घोर आश्चर्य की बात है। और जिस डीपीआर की बात कर रहे हैं ईआरसीपी को लेके, ये डीपीआर कब बनी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में डीपीआर सबमिट की और ये डीपीआर बनाई किसने थी? श्री श्रीराम वेदिरे, जो उस टाइम पे राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन थे, जो आज भी केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार हैं, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खुद के विभाग में सलाहकार हैं। गजेंद्र सिंह जी को उनसे पूछना चाहिए कि डीपीआर सही है या गलत है, और गलत है तो उन्होंने गलत डीपीआर कैसे बना दी। सच्चाई यह है कि गजेंद्र सिंह जी इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। सिर्फ ये कहता नहीं है खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, उनको कोई याद नहीं दिला दे कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने जो राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी उसका कोई जिक्र नहीं करते, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। और डीपीआर बनी थी उस समय तय हुआ था कि 13 जिलों में 37,500 करोड़ की योजना बनी और इनके योजना के माध्यम से ये 13 जिलों को पानी दिया जाएगा। तो लोगों का एक जीवनदायिनी एक जल योजना बन रही थी, तो उसको 90-10 के रेशो में कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री भी कहे गए, सब बातें भी हो गई और आज तक क्या हो नहीं पाया। 25 सांसद हैं जिसमें से गजेंद्र सिंह जी उस विभाग के मंत्री हैं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो मंत्रालय नाम का है या चलती नहीं है, या 25 सांसद हैं अपनी बात को रख नहीं पाते। तो जौनपुरिया जी तो अपनी बात रख रहे थे, वो एक तरह से क्या जवाब देना होता है कि विपक्ष को, तो उनको पूरी जानकारी भी नहीं थी कि किस योजना में कितना पैसा है, कैसे होता है। क्योंकि हमने जल जीवन मिशन की भी बात कही थी, क्योंकि हम धरातल पर रहते हैं तो वहाँ पर अभी जल के कनेक्शन टैप वाला घर घर नल लगे, लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन का 10% का पैसा है वो गांव वाले नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई कुछ आप दो कुछ हम दे तो उसमें हो जाए। और इस ईस्टर्न कैनाल में तो ये जीवनदायिनी है, 13 जिलों के लोगों का एक अच्छा काम है, तो इसमें इनको अपनी बात रखनी चाहिए। 25 सांसद हैं, 100% हैं। ये प्रधानमंत्री से बात करें कि इतनी इम्पोर्टेंट है, जब दूसरे स्टेटों में आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर चुके हैं, वहाँ दे चुके हैं, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, उसमें प्रमुख रूप से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को फुटबॉल नहीं बनाकर केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही राज्य को आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लड़ाई तो लड़ते रहे, लेकिन इस परियोजना का काम निरंतर करते रहें। जैसे उन्होंने इस वर्ष के बजट में 9,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया, ऐसा आवंटन 4 वर्ष भी हो गया तो इसकी राशि जो आंकी गई है अनुमान के आधार पर वो पूरी हो जाती है। फिर केंद्र की सहायता मिले या नहीं मिले, राजस्थान की जीवन रेखा वाली यह परियोजना ठीक हो जाएगी। और हमने ये भी आग्रह किया है इस परियोजना को पेयजल आधारित नहीं, सिंचाई आधारित बनाएं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, किसान नेता रामपाल जाट, कांग्रेस नेता भरत मेघवाल और साथ ही बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रामपाल जाट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
ऐसा लग रहा है मानो दोनों ही, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस, दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, किस वजह से ये परियोजना जमीन पर नहीं उतर रही? ये सही बात है आपकी कि दोनों दल एक केंद्र में है, एक राज्य में है। वे मिलकर काम करें तो ये जो जीवन दायिनी योजना है राजस्थान की, इससे यहाँ की प्यासी धरती को पानी मिलेगा, प्यासे लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन इन्होंने इसको बना दिया फुटबॉल, अपने अपने श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। हम कहते हैं कि भाई हमने तो, राजस्थान के लोगों ने तो आपको केंद्र में सरकार बनाने के लिए 25 में से 25 सांसद दिए, राज्य में दूसरे दल की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त एमएलए दिए, तो हमने तो दोनों को अप्लाई किया है ना। तो दोनों मिलकर क्यों नहीं काम करते? तो जैसे जनता ने समझदार दिखाई है, और एमएलए और एमपी जब इनके वेतन भत्तों की बात आती है तो एक हो जाते हैं, तो खुद के लिए तो ये एक हो जाएंगे, ताड़ी बजाएंगे और अपने वेतन भत्तों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित कर देंगे। जो जनता के हितों से जुड़ी हुई बात है उसको ये फुटबॉल बना रहे हैं। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। और हमने ये भी कहा है, ये योजना अभी इसमें 57% पानी रिजर्व रखा हुआ है पेयजल और औद्योगिक गलियारे के लिए, 43% पानी ये रहेगा सिंचाई के लिए। और इसमें भी केंद्र की जल नीति, राज्य की जल नीति वो ये कहती है प्राथमिकता पीने के पानी को होगी। यदि पीने के पानी को प्राथमिकता होगी तो वो 43% पानी भी सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा। और हमने एक दूसरी बात भी कही है, जो सिंचाई परियोजनाएं होती है उनसे पीने का पानी की योजनाएं बन जाती है, पीने का पानी स्वतः मिल जाता है। लेकिन जो पेयजल योजनाएं होती है उनसे सिंचाई किसी भी प्रकार की संभव नहीं है। और तीसरी ओर एक जो महत्वपूर्ण बात है, आज राजस्थान में आधा मीटर जल तो पूरे राजस्थान में चला गया भूमिगत नीचे, और 5 जल ऐसे हैं जिनमें 5 मीटर तक पानी नीचे चला गया। उनका जल तक ठीक करने के लिए ये नहरों से ही संभव है, सिंचाई योजनाओं से संभव है। पेयजल में पाइप लगेंगे तो जल स्तर नहीं बढ़ेगा। इसलिए यदि जल स्तर को बढ़ाना है, जल स्तर को मेंटेन करना है, तो इसके लिए आवश्यक है इस परियोजना को सिंचाई आधारित परियोजना बनाई जाए। अभी तक इस परियोजना में 26 बांधों को शामिल किया है। हम कहते हैं इन 13 जिलों के जितने भी बांध है, पहले इनको भरा जाए, चाहे तालाब हो, चाहे छोटा बांध हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़ा हो, उन सबको भरो। और उसके बाद में जो पानी बचे उसको सबके लिए काम ले। 13 जिलों के अलावा और 13 जिलों में भी पानी जाएगा नहरों के द्वारा, तो पीने का पानी तो स्वतः ही मिल जाएगा। और एक खास बात और, जो केंद्र सरकार ने अभी जीवन जल मिशन शुरू किया हुआ है, वो ग्रामीण भारत के लिए है। और उस योजना में केंद्र की ओर से राजस्थान को 1,400-2,000 करोड़ रुपए। ठीक है, भरत मेघवाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता। भरत जी, क्या लगता है आपको, क्यों इतनी देर हो रही है? हमने अभी सीएम को सुना, उन्होंने भी यही बात कही कि इस योजना से बहुत फायदा होगा। 13 जिले ऐसे हैं जहां पानी पहुंचेगा, लोगों की प्यास बुझ पाएगी। और आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में अक्सर बहुत ज्यादा दिक्कतें राजस्थान में पानी की होती है। तो ऐसे में रुकावट कहाँ है, क्या रुकावट है, आप क्या मानते हैं? अभी रुकावट जो केंद्र का मन है, देखिए सबसे पहले अगर हम राजस्थान के, रामपाल जी आपके पास लौटूंगी, भरत जी से सवाल है। तो राजस्थान का तकरीबन जी भरत जी, ये जो उनका कहना है, भौगोलिक दृष्टि हम बताते हैं भारत का फार्मूला 10.4% हिस्सा रामपाल जी आपके पास लौटूंगी सर, भूजल आपके पास स्तर- लौटूंगी। भरत जी से मेरा सवाल है, 1 सेकंड सर। जी भरत जी, मैं जो कह रहा था। और वहीं मोनिका जी, अगर हम यहाँ के भूजल स्तर और वाटर सरफेस की बात करें तो वो मात्र 1.16% है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के अंदर अगर पानी से संबंधित चीज की बात कही जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वर्षा के जल पर ही निर्भर होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई नहर वगैरह नहीं है। तो मोनिका जी, ये कहते हुए शर्म आती है हमें कि
जो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी है वो इस राजस्थान की मरुधरा से आते हैं, लेकिन उन्हें इस राजस्थान प्रदेश के तकरीबन 3 करोड़ जो लोग लाभान्वित होंगे इस योजना से, उनकी बात को नहीं सुनी जाती। साथ ही साथ 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई का इसमें उपयोग किया जाएगा, भूमि का उपयोग होगा, वो चीज उनको आपको देखिए दिखती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से पूर्व में भी जुमलेबाजी करते हैं, उसी तरीके से 2018 में अगस्त में जयपुर में और अक्टूबर में अजमेर में जाकर ईआरसीपी के ऊपर बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने बोली, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन देखिए आज तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। ये राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, जिन्होंने 1000 करोड़ वर्तमान में खर्च कर चुके हैं। 9600 करोड़ का बजट इन्होंने इस साल लेके आए हैं कि हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम किसानों के हितों के लिए बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार किसानों के हितों की बात करती है। आप देखिए मोनिका जी, इसमें 1, 2 या 3 नहीं, जैसे आप भी बताइए 13 जिले लाभान्वित होते हैं। 13 जिले अगर लाभान्वित होते हैं तो वहां पे सिंचाई बढ़ेगी। जो किसान आज वर्षा के जल पर उपजाऊ करते थे, बुआई करते थे, उनकी 3 गुना बुआई बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, वहां से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर होता है, औद्योगिक विकास होगा। तो अगर ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो आप देखिए राजस्थान का कितना समग्र विकास होता है। लेकिन राजस्थान से गए हुए 25 के 25 सांसद और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान से गए हुए सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी, ऐसे किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने केंद्र में जाकर इस योजना के बारे में अगुवाई नहीं करी, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करके इस योजना से दूर रखना है। आप देखिए सीएम साहब ने 10 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा, यहां तक कि सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष जाके अगुवाई करे, मैं उनके साथ चलूंगा, लेकिन इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ताकि 13 जिलों को जाके पानी पीने का पानी मिल सके, क्या वजह है कि इतना लंबा वक्त लग रहा है? अगर 13 जिलों को पानी मिल जाएगा तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर इस योजना को क्यों लागू नहीं किया जा रहा? मोनिका जी, जहां तक ईआरसीपी परियोजना की महत्वता की बात है, राजस्थान के सभी लोग ये मानते हैं कि ये राजस्थान के लिए बहुत जीवनदायिनी परियोजना है। और जैसा मैं भी आपकी रिपोर्ट भी सुन रहा था कि राजस्थान में कितना पानी का क्राइसिस रहता है, हमारी माताएं बहनें दूर दूर तक जाती हैं, पानी के लिए संघर्ष करती हैं। तो जहां तक इसकी बात है इंपॉर्टेंस की, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई राजनीतिक रूप से सब में एक राय है कि यह परियोजना राजस्थान में लागू होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जो विषय टेक्निकल हैं उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए 3.5 साल हो गए मोनिका जी कांग्रेस सरकार को बने हुए, और एक ऐसा समय था जब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। 7 जुलाई 2019 को राजस्थान की सरकार एक पत्र लिखती है कि नहीं, हमने वो जो आशीष जी DPR अभी हम आपको ये भेजी छोड़ है, देते उस पर हैं NOC कि दी जाए। क्या था, अभी हम हमको ये बात समझना करते हैं कि पड़ेगा। क्या है। अरे अभी कैसे छोड़ देते हैं मोनिका जी? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अरे केंद्र में मोनिका जी, बीजेपी मोनिका है। जी ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अभी केंद्र में मोनिका बीजेपी है ना जी, सर? अरे मोनिका जी आप अभी सुनो। केंद्र में बीजेपी अरे है ना मोनिका सर? जी आप सुनने की कोशिश करो। आशीष जी, मोनिका जी, अरे आशीष मोनिका जी, जी, अभी केंद्र में अरे बीजेपी मोनिका है जी या केंद्र की तो कांग्रेस? बात ही नहीं कर रहा हूँ। मोनिका जी मुझे तो आपके समझ पे तरस आ रहा है। आशीष अरे जी, मोनिका जी मुझे आपकी तरह की समझ पे तरस आ नहीं, रहा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, आप केंद्र की क्या बात ला रहे हैं? आप अभी मोनिका जी, के मुझे हालातों की आपकी बात समझ कीजिए पे ना तरस आ रहा सर। है। पुराने हालात पे मत जाइए। अरे अभी क्या हालात की बात बीजेपी की सुने तो परेशानी सही। ये है कि अरे आप हमेशा सुनिए तो पुराने सही, हालातों मोनिका जी आप पे सुनना ही चले नहीं चाह जाते हैं। रहे। आप कांग्रेस भरत जी आप की चुप सरकार भरत जी आप गिनाते शांत हैं, रहिए। या फिर आप कांग्रेस की भरत जी आप सरकार शांत का रहिए, गिनाते हैं। मैं बता रहा हूँ। मोनिका जी आप सुनिए, मोनिका बताइए कि इस योजना अरे को आखिर मोनिका क्यों जी आप लागू सुनिए नहीं तो सही, किया जा कांग्रेस रहा? की मध्य प्रदेश इसके में पीछे की सरकार वजह थी। क्या है? आप टेक्निकल जो बोल रहे हैं, टेक्निकल चीजें, अरे तो आप वो टेक्निकल मोनिका जी चीजें अगर आप समझाइए। सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं सुनने के टेक्निकल लिए पॉइंट आप बता रहा यहाँ पर हैं, सर। हूँ, मैं टेक्निकल पॉइंट ही बता रहा हूँ, आप लेकिन थोड़ा क्या धैर्य क्या रखें। था ये मत बताइए, अभी तो क्या हो आप सकता है? सुनिए, उसके थोड़ा बाद धैर्य रखिए मोनिका जी। बोलिए। मैं बता रहा हूं ना आपको क्या हो सकता है। जब तक आप इसकी इतिहास में नहीं जाएंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि क्या होना चाहिए। मोनिका जी, 7 जुलाई 2019 को राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश सरकार को एनओसी के लिए इतना समय नहीं, तो फिर मत बुलाए कीजिए मोनिका जी। अगर मोनिका जी अगर आप सुनना नहीं चाहते, मोनिका जी आप बोल लीजिए, फिर मुझे नहीं बोलना है। फिर अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए ना ये सर, कोई तरीका होता है क्या? बताइए। यहाँ पर मैं बुलाया पॉइंट है। एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। सुनने के लिए बुलाया तो आप सर, शांत बोलिए। रहिए। तो प्लीज कीप योर माउथ शट फॉर 2 मिनट्स।
तो मोनिका जी अपना माउथ 2 मिनट के लिए शट डाउन रखिए आप, ठीक है? मैं बताता हूँ। सर एक 7 ये जुलाई कोई तरीका नहीं होता 2019 बात को करने का, राजस्थान आप मुझे सरकार इस मध्य तरीके प्रदेश से चुप सरकार नहीं को करा एनओसी सकते। के लिए, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। देखिए किस तरह मोनिका से जी आप बात सुनना कर नहीं रहे चाह हैं? रहे तो मैं नहीं बोलूंगा, फिर मोनिका जी मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मोनिका जी आप आप नहीं आप मोनिका जी, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप पहले भी इसी तरह गए थे डिबेट आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, बताइए आप। जवाब नहीं है आपके पास, जो नहीं, सवाल मोनिका। आपसे पूछा गया है ना उसके जवाब नहीं है, इसलिए मैं आप सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। मोनिका जी आप नहीं सुनना नहीं चाहते हैं, मोनिका जी आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, मोनिका जी आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा फिर। आप जो तर्क है ना वो तर्क तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पॉइंट तो सुनिए ना। आप 2 मिनट शांत रहिए, आप 2 मिनट शांत रहिए, आप 2 मिनट शांत रहिए, मैं बताता हूँ, मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप 2 मिनट शांत रहिए। देखिए हाँ ठीक है, मैं तर्क की बात कर रहा हूं। 8 जुलाई 2019 को राजस्थान सरकार एमपी को पत्र लिखती है कि हमने जो पहले डीपीआर भेजी आप उस पर एनओसी दीजिए। आप देखिए मध्य प्रदेश की सरकार का जवाब आता है 27 जनवरी 2020 को। उस समय आता है जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी। वो ये कहती हैं कि जब तक आप 75% क्षमता के अनुरूप डीपीआर को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम एनओसी नहीं देंगे। इस घटना को बीते हुए पूरे 2.5 साल हो गए। अगर अभी बीच में अगर हम बात करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी कह दिया है कि अगर राजस्थान सरकार डीपीआर को रिवाइज कर दे और 75% क्षमता के अनुरूप डीपीआर बना के भेज दे तो 2 महीने में भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देगी। ये फैक्ट है, जिस फैक्ट को राजस्थान के लोग जनता को बताना नहीं चाहते, इसलिए बार बार ये इंटरप्ट करते हैं। आप मुझे बताइए डीपीआर रिवाइज करने में कितना समय लगता है? भाई अगर आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी है, कुछ नदियां ऐसी है जो मध्य प्रदेश में बह रही है, अगर हम पार्वती की बात करें, काली सिंध की बात करें, वो मध्य प्रदेश में बह रही है, जिनका प्रभाव राजस्थान में भी है। तो आप जो जल नीति है केंद्र की उसके अनुरूप ही तो डीपीआर बनाएंगे ना। उन्होंने कहा आप इसको रिवाइज कर दीजिए। मुझे बताइए क्या सरकार को 3.5 साल लगते हैं डीपीआर रिवाइज करने में? बोलिए भरत जी। मोनिका जी, आशीष जी सिर्फ 2-4 लाइनें पढ़ के और चिकनी चुपड़ी बातें करके इस राजस्थान की जनता को और इंडिया न्यूज के व्यूअर को बेवकूफ बनाना जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये इनको जिस डीपीआर की बात कर रहे हैं वो वसुंधरा सरकार में डीपीआर बनाकर भेजी गई थी और वही डीपीआर आपके जल संसाधन मंत्री के जो सलाहकार है उन्होंने बनाकर भेजी थी। आप ये बताइए 40,000 करोड़ की जो डीपीआर आप बना के 75% का भार राजस्थान सरकार पर लाना चाहते हैं, क्या कभी इस तरह का हो सकता है कि राजस्थान सरकार 30,000 करोड़ एक मिशन के ऊपर खर्च करेगी? इसमें केंद्रीय सरकार का हाथ होता है। आप किस तरह से केन बेतवा योजना को आप साकार कर देते हैं? वो मध्य प्रदेश और यूपी में और दोनों जगह आपकी सरकार है, इसलिए अभी 2 साल पूर्व इन्होंने केन बेतवा योजना को करा। 44,600 करोड़ की वो योजना थी। 16 राष्ट्रीय परियोजना इस देश में चलती है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक तरह की किसी की तरह की योजना नहीं है। आप बताइए कैसे आप मना कर देते? सीएम साहब ने 10 बार से ज्यादा पत्र लिखा है, 1,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं, 9,600 करोड़ का प्रावधान हमने बना चुका है। तो हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ 2-4 लाइनों को गिनकर आ जाते हैं और उसी से अपना पक्ष रखना जानते हैं। बात की जा रही है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है। आप बार बार 75% लेके आते हैं। पूर्वी राजस्थान में शादी के कार्डों के ऊपर तक आ चुका है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। जुलाई के अगस्त के अंदर मोदी जी बोल के जाते हैं, तब आपको 75% का ध्यान नहीं आता था। वसुंधरा सरकार ने ही बनाकर भेजी थी ना, राजस्थान सरकार ने तो नहीं भेजी थी। देखिए मोनिका जी, बार बार आशीष जी 2017 में भी डीपीआर बनाकर सीएम अशोक गहलोत ने भेजी थी। मेरी बात सुन, केंद्र में बिल्कुल 2000 बिल्कुल देखिए मोनिका जी, हमने ही इस परियोजना की शुरुआत रखी है। ये हमारा ही विजन है। ईआरसीपी की बात करें तो ये जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तो हमारा विजन है, ये कांग्रेस का विजन नहीं है, ये हमारा विजन है और ये हमारी जिम्मेदारी और हम इसको लेकर के आएंगे। हम मानते अगर हमारी डीपीआर में खामी थी तो आप सुधार क्यों नहीं करते? आप बिना बात बहस कर रहे हैं। मोनिका जी, मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपकी रिपोर्ट बता रही थी ना कि किस तरह से हमारी माताएं बहनें पानी के लिए संघर्ष करती है। इतना ही दुख है तो करवा दो, लागू करने में इतनी देर क्यों? करो ना, इतना ही दुख अरे है। देर अगर डीपीआर, मोनिका जी, जब तक राजस्थान सरकार इसकी डीपीआर को रिवाइज नहीं करेगी तब तक ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होगी। ये फैक्ट है। और ये सीधी सी बात राजस्थान सरकार के समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की परियोजना है, वो इसको लेकर के आए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये संकल्पित हैं कि हम इस परियोजना को लेकर के आएंगे। या तो ये सरकार रिवाइज कर दे, नहीं तो 2023 में जब हमारी सरकार बनेगी
अगर इरादा नहीं करोड़ होता तो लगा CM का इस चुकी है, योजना को लाने का, 9,600 करोड़ का अरे आप प्रावधान इस- बना दिया। मोनिका जी इनके इरादे, मोनिका जी मैं इनके इरादों की बात करता हूं। मोनिका जी जो अभी आपकी रिपोर्ट बता रही थी कि राजस्थान के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की ताकि हम हर घर में नल से जल पहुंचा पाएं। मोनिका जी आपको जानकर के बहुत दुख होगा कि केंद्र सरकार ने जहां इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिया, ये राजस्थान सरकार उसमें से 4,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाई। ये तो इस राजस्थान सरकार की स्थिति है। बताइए पूरे देश में अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन में राजस्थान 26वें नंबर पर आता है, 26वें नंबर पर। ये तो स्थिति है, बताइए आप इस सरकार की। इसीलिए तो जनता कांग्रेस त्राहिमाम चिंतित है कर रही ना है, सर। पानी चले जा रहे, इसीलिए तो पानी में बार-बार कौन सी इसीलिए तो ईआरसीपी है, बार-बार निवेदन किया जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं कि इस योजना को लागू कर दिया जाए। चूरू और जाके देखो स्थिति क्या है भरत आपके जी जल ठीक जीवन है, मिशन आशीष जी की। ठीक है, मोनिका भरत जी बोलिए। जोधपुर में कोई ईआरसीपी लागू नहीं होनी है, पाली में ईआरसीपी लागू नहीं होनी है। वहां देखिए क्या कितनी बुरी स्थिति है पानी को लेकर के। ये मुख्यमंत्री के गृह जिले हैं। नहीं वो मोनिका अभी जी, जो ये जिस जिन मुद्दे जल बात जीवन कर रहे हैं ना मिशन उस की मुद्दे पे योजना को रहिए बता सर। रहे हैं। बोलिए चूरू भरत जैसे जी। जिले में और बाकी जिलों में जाके आप देखिए, ईआरसीपी के अंदर इन्हीं के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरी सभा में ये कहा था कि अगर मोदी जी ने ईआरसीपी का नाम लिया होगा तो मैं पद छोड़ दूंगा। छोड़ा आपने पद, आप जनता का भला करना ही नहीं चाहते हैं। पूर्वी राजस्थान के अंदर घर घर में आंदोलन हो चुके हैं। आप देखिए वहां पे किस तरह से लोग सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है। सांसदों का घेराव किया जा रहा है, सांसदों की गाड़ी रोकी जा रही है, लेकिन इनके किसी भी 25 के 25 सांसद ने केंद्र में जाकर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ईआरसीपी को लागू किया जाए। अगर आपकी वसुंधरा सरकार की ये योजना थी, विजन था, लेकिन राजस्थान सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए गहलोत साहब ने उस पर पैसा खर्च किया ना। अगर हमें नहीं इस योजना को लाना होता तो हम 1,000 करोड़ क्यों खर्च करते, 9,600 करोड़ का प्रावधान हम क्यों बनाते। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार जो है उस पर इतना वित्तीय भार लाना अनुचित होगा। सिर्फ एक योजना पे 30,000 करोड़ अकेली राजस्थान सरकार खर्च करती है तो बाकी सब योजनाओं पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार जिसके पास पैसा है वो इस योजना पे 1 रुपए खर्च करना नहीं चाहती, बाकी सभी योजनाओं पे वो करती है। मैंने आपको बताया 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं मोनिका जी भारत देश के किसान अंदर। नेता रामपाल जाट जी के पास भी मैं पहुंचूंगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जहां हम बात कर रहे हैं ईआरसीपी के मुद्दे पर। तो भरत मेघवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं। भरत जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, बोलिए भरत जी। मोनिका जी देखिए हम जो बात कर रहे थे राष्ट्रीय परियोजना की, हाँ मोनिका जी हम जो बात कर रहे थे राष्ट्रीय परियोजना की, तो देखिए किसी भी योजना को राष्ट्रीय परियोजना इसलिए घोषित किया जाता है कि जब किसी योजना का जो व्यय होता है वो राज्य सरकार वहन नहीं कर पाती। इसीलिए गहलोत जी द्वारा बार बार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो तकरीबन 90% जो भी इसका खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। और आप ये देखिए कि 17-18 में जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब ये प्रस्ताव वसुंधरा राजे सरकार ने केंद्र में भेजा था और 2017 में ही केंद्र जल आयोग जो होता है, जल बोर्ड जो होता है, उसके द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल गई थी। उसके बाद जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जो भेदभाव राजस्थान के साथ और राजस्थान की जनता के साथ किया जा रहा है उसी का परिणाम है कि आज 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाता है। आप देखिए अभी 3 दिन पहले ही 17 जून की बात है, थोड़े दिन पहले ही बात है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का यह बयान आता है कि अगर सचिन पायलट जी एमपी जैसा राजस्थान में भी माहौल बना देते, यानी कि सरकार बदल देते और हमारे पाले में आ जाते, तो आज 13 जिले ईआरसीपी से लाभान्वित होते। तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम जनता के हितों का काम नहीं करना चाहते। 2014 से आप जिस तरह से जुमलेबाजी करते थे, लोगों को आप झूठ बोल बोल के जो काम करते थे, एक प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च होते हैं, उनके जबान से निकला हुआ हर एक शब्द
सम्माननीय होता है, विश्वसनीय होता है। मोदी जी ने एक बार नहीं 2-2 बार राजस्थान में आकर जयपुर अजमेर में इस ईआरसीपी के बारे में जिक्र किया था, जनता को जिक्र किया था कि हम देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब भाजपा की सरकार आ जाएगी इसलिए। लेकिन राजस्थान की सरकार आने के बाद इन्होंने मन मोड़ लिया और बार बार ये 75% की दुहाई देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 75% एक राज्य सरकार वहन करने के लिए है क्या, सक्षम है क्या? आपने मध्य प्रदेश और यूपी में केन बेतवा योजना को 44,600 करोड़ की वो योजना थी, उस योजना को आपने पास किया है, केन बेतवा योजना को, और अभी किया है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। उस योजना को आपने कैसे पास कर दिया? वहां पे कैसे 90-10% का आपने रेशियो बना दिया है? तो आप इस योजना को यहां इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है। और आप देखिए लोगों ने शादी के कार्ड पे भी लिखना शुरू कर दिया कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। इनके सांसदों को वहां पे नहीं घुसने दिया जा रहा। इसके बावजूद भी इनको समझ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और ये चाहते हैं कि ये योजना लागू ना हो। ठीक है भरत जी हमारे साथ। ठीक, आशीष जी आपके पास लौटूंगी। किसान नेता रामपाल जाट जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल जी, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं लेकिन कुछ है, अभी कुछ देरी लगती है, लेकिन इसका जो पूरी फॉल्ट है वो बीजेपी की है। बीजेपी का ये कहना है कि ये जो पूरा काम है ये हमारी तरफ से होगा, लेकिन हर काम में देरी लगती है टेक्निकल इशू के। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो केंद्र और राज्य सरकार है उन दोनों के बीच अगर समान्वेश नहीं होता या किसी बात को लेकर वो दोनों एकमत नहीं होते तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है? मोनिका जी आप सही कर रही हैं। इसलिए राजस्थान के किसानों ने तो बहुत विचार के उपरांत, चिंतन मनन के उपरांत प्रस्ताव पारित किया और हमने तो आग्रह किया राजस्थान सरकार को, वो तो जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जावे इसकी रट को छोड़े। मांग करती रहे, हमारी कोई मना नहीं, राजनीतिक दल राजनीति करते रहे, कोई मना नहीं, लेकिन इस परियोजना को लेकर राजनीति नहीं करे। दूसरी ओर हमने केंद्र सरकार को भी आगाह किया है कि वो जो है ना 75% की निर्भरता और दूसरा टेक्निकलिटीज, इसलिए उसके बारे में कहना चाहूंगा वो इसको छोड़ दें। यदि दोनों अपनी अपनी बातों को छोड़ देंगे तो एक अच्छा काम हो जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा ये जब परियोजना बनी थी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की जो बैठक थी 2005 में, उसकी गाइडलाइन के अनुसार इस परियोजना को बनाया गया था। इतना ही नहीं तो केंद्रीय जल आयोग के मार्गदर्शन में ये सारा डीपीआर तैयार हुई थी। तीसरा, जो सलाहकार पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के यहाँ थे वो आज सलाहकार बढ़ गए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में, इसलिए उनके स्वर बदल गए। उन्होंने तो की शाबाशी ली थी कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया, तो श्रेय लेने के समय तो उस समय वो पीठ थपथपाई जा रही थी उनकी। आज उनके कारण ही इस परियोजना को लंबित रखने के लिए कि जब तक सरकारें नहीं बदल जाए तब तक लंबित रखो, ये जो दृष्टिकोण है किसी भी ढंग से अच्छा नहीं है। राजस्थान की जनता ने तो केंद्र में भी राज्य बनाने के लिए 25 सांसद दिए है ना, उनके लिए तो करो, वो भी तो राजस्थान की जनता है, उसका भी तो ध्यान रखो। इसलिए इन बातों में उड़ जाने की बजाय इसको शुरू रखा जाए। और मैं अच्छा काम कहूंगा इस बार राज्य सरकार का कि उसने इस पर 9,600 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया। ऐसा ही बजट आवंटन 4 बजटों में हो गया तो केंद्र सरकार की सहायता का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा जहां भी पानी गया है खेतों में वहां का रेवेन्यू बढ़ा है। आज गंगानगर का, हनुमानगढ़ का रेवेन्यू देखो, बीसलपुर में जहां पानी गया उनका रेवेन्यू देखो, तो पानी के कारण से रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए घाटे का सौदा नहीं है, राज्य के लिए भी है। यदि राज्य भी अकेले इसको अपने दम पर कर देता है तो राजस्थान की जनता का स्वाभिमान रहेगा, उनके स्वाभिमान की रक्षा होगी। ये नहीं लगेगा कि राजस्थान मांगने वाला राज्य। इसलिए हमारा अधिकार है कि केंद्र इसमें सहायता करे, केंद्र नहीं सहायता करे तो भी इस राजस्थान की जीवन दान योजना को पूरा किया जाए। जिसकी भी सरकार हो वही पूरा करे। इसलिए मैं तो अच्छा कहना चाहूंगा कि इस योजना को शुरू रखा गया है, फिर इनकी टेक्निकलिटीज कहां जाएगी, इसलिए इनके तकनीकी जो पक्ष है वो कहां जाएगा। इसलिए इन तकनीकी पक्षों के आधार पर योजनाओं को लंबित करना ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि जिन मुख्यमंत्री ने 2017 में योजना बनाई आज वो साइड लाइन है। यदि वो साइड लाइन नहीं होती तो भी ठीक होता,
तो आप ये कर क्या रहे हो सबके साथ ही राजनीति। इसलिए राजनीति का काम छोड़ो भाई, राजनीतिक दलों का काम है प्रशिक्षण देने का, वोट मांगने का, वो करो, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ऐसी योजना। ठीक है रामपाल जी, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सच है कि इस योजना से न सिर्फ 13 जिलों की प्यास बुझेगी, बल्कि वहां किसान होंगे, उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में और सही वक्त पर मिल पाएगा, उनकी खेती अच्छी होगी, व्यापार अच्छा चलेगा और इसका सीधा फायदा प्रदेश को होगा और साथ ही पूरे देश को होगा। इसके साथ ही जब भी कोई जनता नेता को चुनती है तो वो इसीलिए चुनती है ताकि उनका कल्याण हो, उनकी परेशानी आसानी से दूर हो सके, उनकी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द कोई भी राजनेता उसे सुलझा पाए, इसीलिए जनता चुनती है। लेकिन यहाँ पर आशीष जी सवाल ये है कि ये देरी कहीं इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि कब प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो और तभी केंद्र सरकार ये फायदा पहुंचाए ताकि कांग्रेस इसका क्रेडिट ना ले पाए। देखिए मोनिका जी, जहां तक इस पूरी परियोजना की बात है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमको इस पे सियासत नहीं करनी है, हमको इस पे ईमानदार कोशिश करनी है और हमको जनता में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, जैसा भी भरत जी करने की कोशिश कर रहे थे। भरत जी बोल रहे हैं कि आप ये 90-10, देखिए जहां तक राष्ट्रीय परियोजना की बात है, राष्ट्रीय परियोजना है तो 90% केंद्र इस पर खर्च करेगा और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। इसमें लेकिन कोई कांग्रेस तो खर्च करने को तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी है, नहीं है, मेरी बात तो सुनिए मोनिका जी, कांग्रेस चाह रही है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित अगर होती है तो निश्चित रूप से केंद्र इस पर 90% खर्च करेगा और 10% राज्य सरकार को करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब बार बार ये जो जल भराव क्षमता है ना, उसको उस खर्चे के परसेंटेज से ले रहे हैं, वो जो 75% है वो खर्चे का परसेंटेज नहीं है, 75% जल भराव का परसेंटेज है कि भाई आप जो अंतरराज्यीय विवाद होता है उसके अनुरूप ही तो डीपीआर तैयार करेंगे। बार बार आप ये कह रहे हैं कि भाई डीपीआर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2017 में, उन्होंने बनाई। अगर डीपीआर में कोई खामी है तो वर्तमान में सरकार किसकी है? वर्तमान में तो कांग्रेस की सरकार है ना। तो मतलब आप ये आशीष जी आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि जो बीजेपी ने डीपीआर बनाई थी उसमें खामी थी? तो वो तो कह ही रहा है ना, वो तो कह ही रहे हैं ना, केंद्र भी तो बार बार यही कह रहा है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का जो स्टेटमेंट है वो कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि यदि राजस्थान सरकार 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रस्ताव भेज दे केंद्र सरकार को तो 2 माह भी नहीं लगेगा इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में। आप बताइए इससे स्पष्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है? अब ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डीपीआर की जो बात है, डीपीआर की जो बात है 2017 में जब सीएम ने भेजा था वो डीपीआर गलत था। 2017 में जो केंद्र को भेजा गया था क्या वो डीपीआर गलत था? खामियां है जो उसी में तो अमेंडमेंट के लिए कहा जा रहा है कि आप उसको अमेंड करिए, उसमें सुधार करिए, उसको 50% की बजाय आप 75% डिपेंडेबिलिटी लेकर के आइए। यही तो केंद्र सरकार बार बार कहने का प्रयास कर रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मध्य प्रदेश सरकार से आपको एनओसी नहीं मिलेगी और जब तक एमपी से भरत जी अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों डीपीआर दोबारा नहीं बनाया जा सकता? अगर बीजेपी ने जो पहले डीपीआर बनाया था वो गलत था, उसमें खामी थी, तो दोबारा डीपीआर कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती? मोनिका जी, आशीष जी जिस 75% डिपेंडेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो जो वित्तीय भार राजस्थान सरकार पर इतना ज्यादा पड़ेगा उस वित्तीय भार से बचाव हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजनाओं में केंद्र सरकार वित्तीय भार को सहन करती है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। और ये बार बार जिस डीपीआर की बात कर रहे हैं तो पूर्व में भी अभी रामपाल जाट जी ने भी जो बात कही थी कि 2005 में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो जो जल संसाधन मंत्री जी के वर्तमान में सलाहकार थे उन्होंने इस डीपीआर को बनाया था, उस समय ये अप्रूव हो जाती है। 2017-18 में जब वसुंधरा जी भेजती है तब जल संसाधन बोर्ड जो है इनका 2017 में वो भी इसे अप्रूव कर देता है, लेकिन 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद किस तरीके से इसको आप डिनाई कर रहे हो? आप बार बार क्यों आप बार बार इसको डिनाई कर रहे हो? 2005 में हो गया, 2017 में हो गया, 2018 में ऐसा क्या हो गया? क्या आपने डिनाई कर दिया उसको? क्यों डिनाई कर रहे हैं आप बार बार उसको? 3.5 साल से अगर आपको लग रहा है, आप 3.5 साल से इस बात को कह रहे हैं 75%। बीच में इंटरप्ट मत किया कीजिए सर प्लीज, आपके पास मैं लौटूंगी ना। आप जब आप बात कर रहे तब कोई बीच में नहीं बोल रहा था, तो जब कोई और गेस्ट बात करे आप बीच में ना बोले प्लीज।
बोलिए, आप सबको मौका दिया जाएगा सर, आप यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं ताकि आप अपनी बात रख आपने कहा सकें। मुझे, आपने बोला, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? आपने ही तो बोला है ना, तो आप आपने बात बोला तो पूरी मुझे हो बोलने जाने के लिए। दीजिए ना सर। मैं काम बोल रहा हूँ, आपने बोलिए। बोला बोलने के लिए मुझे, तो बोलिए आशीष जी। नहीं, बोलना ही नहीं बोलना पहले आप तय कर लीजिए। आशीष आप ही का नाम है सर, मैंने आप ही को बोला अभी बोलने के लिए। देखिए, ये जो डीपीआर है, ये मोनिका जी, ये डीपीआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी। 27 जून 2008 को हम इस डीपीआर को भेजते हैं, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। फिर 16 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश सरकार इस पर आपत्ति करती है कि भाई आपने जो डीपीआर जो बनाई है वो हमें मंजूर नहीं है। फिर 8 जुलाई 2019 को जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान की सरकार एक पत्र लिखती है कि भाई हमने जो डीपीआर भेजी थी आप उस पर एनओसी भेजिए। जनवरी 2020 में जब यहां पे कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, वहां से कमलनाथ जी सरकार का जवाब आता है कि आप जब तक इसको 75% पर नहीं भेजेंगे तब तक मध्य प्रदेश सरकार से एनओसी नहीं मिलेगी। इस बात को मोनिका जी 2.5 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के लिए तो 7 दिन दिल्ली में पड़े रहते हैं, आंदोलन करते हैं भ्रष्टाचार के समर्थन में। आप मुझे एक दिन लेकिन बताइए, आशीष जी अभी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी है ना, अभी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी है, अभी तो केंद्र में बीजेपी है, तो है ना, तो कह रहे हैं ना, तो फिर हाँ, तो फिर क्या, तो फिर आगे बढ़ा दीजिए ना, जैसे तब इसको अप्रूव किया था, इसको आप अप्रूव कर दीजिए ताकि 13 जिलों की जनता प्यास से तो न मरे, 13 जिलों की जनता को पानी मिल सके, लोगों की परेशानी दूर हो जाए। जब तक आप मोनिका जी, अब मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं मोनिका जी, मैं जवाब देता हूं। जब तक राजस्थान सरकार इसको 75% पे डीपीआर बना के नहीं भेजेगी तब तक एमपी से एनओसी नहीं मिलेगी और तब तक केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगा। ये फैक्ट है और इस फैक्ट को राजस्थान सरकार जान करके समझने का प्रयास नहीं कर रही है, वो इसको केवल राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है। नहीं तो जब इसके पहले जब बनाया गया था सर, तब अप्रूव ही नहीं करना था ना। जो खामियां अब आप देख रहे हैं, ये खामियां उस वक्त देख लेते, उस वक्त क्यों जल संसाधन मंत्री ने इसको अप्रूव किया? ये कभी अप्रूव हुई नहीं, ये कभी अप्रूव नहीं हुई। मोनिका जी यही तो कह रही है 2017 में अप्रूव करिए, 2017 में आशीष जी नहीं हुई है डीपीआर, इस पे कभी एनओसी नहीं मिली है राजस्थान को। तो भरत जी अब आगे क्या रास्ता होगा? अगर ये जिस तरीके से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 75% उससे आगे या पीछे वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, तो अब आगे क्या, आगे आप अशोक गहलोत सरकार का डिसीजन होगा? मोनिका जी देखिए, पिछले 3.5 साल से एक ही राग अलाप रहे हैं, 75% डिपेंडेबिलिटी की जो राग अलाप रहे हैं उसे राजस्थान सरकार भी भाप चुकी है। और राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। इसलिए आप देखिए 1000 करोड़ हम लगा चुके हैं और 9600 करोड़ का हमने प्रावधान कर दिया है, क्योंकि हमारी मंशा है इस पे काम करने की। हमें पता है कि ये कभी राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित नहीं करेंगे। ये जिस बार बार एनओसी की बात करते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश यूपी की केन बेतवा परियोजना को कैसे फिर घोषित कर दिया? वहां आपने किस तरीके से एनओसी ले ली? क्योंकि वहां दोनों जगह आपकी सरकारें थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए आपको बार बार परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकार को काम करना था, करना है और करके रहेगी, इसलिए 9600 करोड़ का प्रावधान किया है। और आने वाली समय में भी जब 2023 के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसको योजना को लागू करके आपको दिखाएंगे जिस तरह से हम काम करना है। क्योंकि जिसको काम करना होता है वो काम करके दिखाता है, बार बार बेतुकी की बातें नहीं करता। हमने करे ना खर्च के पैसे, हमने 1000 करोड़ सरकार नहीं करे ना पैसे खर्च, हम क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। आपकी तरह बार बार बतियाना नहीं चाहते। आप कोर्ट कर रहे हैं, हम कोर्ट कर रहे हैं गजेंद्र सिंह, अरे वो तो दुनिया जानती है, वो बार बार पिछले 3.5 साल से एक आलाप लगा रहे हैं। और आप तो केंद्र में आपकी सरकार है ना, आप करिए ना, क्यों नहीं रिवाइज करवाने के लिए आते हैं आप बैठिए ना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में, मोनिका जी, ये बात कही थी कि विपक्ष अगुवाई करे, मैं साथ चलूंगा, आपको जो रिवाइज कराना है आप चलिए, लेकिन ये चलने को तैयार नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करना जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 10 बार से ज्यादा पत्र लिख चुके हैं। अगर आपको जनता के हितों का काम करना होता तो आप करते। आपके 25 सांसद भेजे थे यहां से, 25 सांसदों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। 25 सांसदों में जो सांसद वहां पूर्वी राजस्थान में बैठे हैं, उनकी गाड़ियां रोक रोक के लोग पूछ रहे हैं कि आपने इस जनता के लिए करा क्या है, पूर्वी राजस्थान के लिए करा क्या है। और पूर्वी राजस्थान से तो किरोड़ीलाल मीणा जी भी आते हैं, उन्होंने क्या किया? और मुद्दों पे तो वो बीच बीच में आके बैठ जाते हैं।
भरत जी, अब आगे सरकार का क्या कुछ फैसला होगा? अगर इसी तरह बीजेपी अड़ी रही 75% पर, तो आगे किस तरह फैसला लिया जाएगा? देखिए, सरकार अपने स्तर पर कर रही है मोनिका जी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 1000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, 9600 करोड़ का इस साल का प्रावधान है और अगले साल फिर इसमें प्रावधान किया जाएगा। और रामपाल जी ने जिस हिसाब से किया है कि अगर 4 साल लगातार इस तरह का प्रावधान कर दिया जाएगा तो 30,000 40,000 करोड़ का राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर वहन करके इस योजना को लागू करेगी और जनता को, पूर्वी राजस्थान को लाभान्वित देगी। क्योंकि देखिए, इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, इससे औद्योगिक विकास होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और किसान इससे समृद्ध हो पाएंगे। क्योंकि जो 13 पूर्वी जिले हैं उनमें पानी ना के बराबर एक चंबल नदी है जो कि वहां पे एक पानी का स्रोत है। इसलिए राजस्थान सरकार हर वर्ष बजट में ये प्रावधान करेगी। एक साथ 40,000 करोड़ करना किसी भी सरकार के देखिए खर्चे पर बहुत ज्यादा व्यय होता है। इसलिए इसको टुकड़ों के हिसाब से हम प्रावधान करके इसको लागू किया जाएगा और इस पे कार्य चालू है अभी। ठीक है, समय की कमी है। रामपाल जी, आपसे एक आखिरी कमेंट चाहूंगे। आप पूरी जो बहस हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मोनिका जी, ये परियोजना राजस्थान का जो बरसात का पानी है पार्वती नदी का, उसका संग्रह करके बनाई जा रही है। और जहां तक नदियों के पानी की बात है मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उसके लिए मैंने कहा 2005 में दोनों राज्यों की जो संयुक्त बैठक हुई थी उसमें जो मिनट्स लिए उन मिनट्स के अनुसार इसमें कार्रवाई की गई है। तीसरा, मध्य प्रदेश ने बिना किसी प्रकार की अनुमति के, बिना किसी प्रकार राजस्थान से एनओसी लिए राजस्थान के पानी पर 2 परियोजना बना ली है। इसलिए ये जो परियोजना है ये नदियों का पानी नहीं, बरसात के पानी के आधार पर बनाई जा रही है। इसलिए बरसात का पानी का अधिकार पूरा राजस्थान को है, वो राजस्थान का पानी है। और चौथी मैं कहना चाहूंगा, ये जो बार बार कह रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, इसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। अकेली राजस्थान सरकार 6.5 करोड़ जनता के आधार पर इस योजना को जो पूरी करेगी उसके साथ राजस्थान की जनता होगी। इसलिए ये जो राजस्थान की जनता 6.5 करोड़, उसकी ओर से हम तो ये चाहेंगे विधानसभा में संकल्प लाया जाए, इस परियोजना को पूरा किया जाए। जो पक्ष में होंगे वो सामने आ जाएगा, जो विपक्ष में होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे और फिर दिल्ली कूच करे 200 एमएलए। जो जाएगा सामने आ जाएगा, नहीं जाएगा सामने आ जाएगा। इसलिए पता चल जाएगा सबका, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जनता ये सब जानती है। इसलिए जो फिल्मी डायलॉग है ये पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। इसलिए राजनीति को छोड़ो, राजनीति बाद में करना, पहले इस योग परियोजना को पूरी होने दो। अब यदि ठीक है रामपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। भरत जी आपका और आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां पर इस योजना को लेकर बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस, दोनों ही आमने सामने है और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस परियोजना से बेहद फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा और आम जनता पानी की प्यास से जो जूझ रही है उसे भी राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस योजना को कब तक चालू किया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।